Hello students, welcome to CUET at a 24/7. My name is Harsh and today we are talking about scientific techniques of management. FW टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ साथ साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट भी दी थी। हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात की थी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की और आज हम बात करने वाले हैं साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट की। अच्छा, संख्या की बात की जाए तो यहां पे टोटल 9 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर हमको देके गए थे। ठीक है, तो चलिए आज उन्हीं के बारे में बात करते हैं और ये टेक्निक्स प्रिंसिपल्स से अलग कैसे हैं उनके बारे में भी आज बात कर लेते हैं। देखो बेटा, जो प्रिंसिपल थे वो ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करते थे, मगर ये जो टेक्निक्स है ये ओनली इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी के ऊपर बात करते हैं। दूसरी बात, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत, आप उनको लागू करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, जबकि टेक्निक्स का मतलब होता है कि आप ओरिजिनली प्रोडक्शन प्रोसेस में आ चुके हैं एंड यू वॉन्ट सम हेल्प इन द फॉर्म ऑफ टेक्निक्स की। हाँ भाई, कोई आपको कुछ ऐसा बताए कि भैया इस टेक्निक को लगा के आपका काम और आसान हो जाएगा। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी की बात की जाए या प्रोडक्शन को अच्छा बनाने की बात की जाए, ये टेक्निक्स आपके बहुत काम आएंगी अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं। तो FW टेलर ने भी कंपनीज के मैनेजर के लिए ये टेक्निक्स निकाल के दिया, या फंक्शनल फोरमैन के लिए या सुपरवाइजर के लिए या सुपरिटेंडेंट्स के लिए ये टेक्निक्स निकाल के दी कि भैया आप यूज करो, डेफिनेटली आपके काम आएंगी। तो 9 टेक्निक्स हैं और धीरे धीरे करके हम इनके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहला आता है आपका फंक्शनल फोरमैनशिप, फिर आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, फिर आता है सिंप्लीफिकेशन, फिर आता है मेथड स्टडी, फिर आता है मोशन स्टडी, 6th है टाइम स्टडी, 7th है फटीग स्टडी, 8th है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम और 9th है मेंटल रिवॉल्यूशन। अपन को आज की वीडियो में 9 के 9 टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट समझने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ भाई, तो सबसे पहला यार कि क्या क्या चीजें इसमें आएंगी वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाँ भाई, सबसे पहला आता है बेटा आपका फंक्शनल फोरमैनशिप, जहां पे आपको यह बताया जाता है FW टेलर के द्वारा कि अगर आप फैक्ट्री में काम करते हो तो फैक्ट्री में काम करते वक्त आपको दो तरीके के लोगों की जरूरत पड़ेगी। एक वो जो प्रोडक्शन की प्लानिंग करें और दूसरे वो जो एक्चुअल प्रोडक्शन को कंफर्म करें कि जो हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है एक्चुअल प्रोडक्शन या नहीं हो रहा है। मतलब एक तरफ तो होगा प्लानिंग इंचार्ज और एक तरफ होगा प्रोडक्शन इंचार्ज। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे फंक्शनल फोरमैनशिप या फंक्शनल फोरमैन। अब अगर मैं फंक्शनल फोरमैनशिप की बात करूं जहां पे एक आदमी यानी कि मैन की बात हो रही है, तो इसका मतलब कि भैया फंक्शनल फोरमैन कोई भी हो सकता है जो एक फैक्ट्री की एफिशिएंसी को जज करेगा, प्रोडक्शन एक्टिविटी को देखेगा। लेकिन मैं बात करता हूं जब फंक्शनल फोरमैन की, फोरमैन मतलब वो सारे के सारे लोग जो उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में हैं और प्रोडक्शन को जज कर रहे हैं, प्रोडक्शन को चेक कर रहे हैं। जैसे कि यहां पे पूरी टीम है, फंक्शनल फोरमैन हो जाएंगे। ये फोरमैन मतलब बहुत सारे लोग, सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है इसमें। अगर आप फोरमैन पे जाएंगे तो मतलब एक पर्टिकुलर इंसान की बात हो रही है। हम यहां पे फंक्शनल फोरमैनशिप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भैया फंक्शनल फोरमैनशिप फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का वो इंसान होगा, फंक्शनल फोरमैन वो इंसान होगा जो सपोर्ट करेगा न्यूमरस फोरमैन्स को, न्यूमरस फोरमैन को सपोर्ट करेगा। अब ये फोरमैन क्या काम करेंगे, सेपरेट फंक्शनल रोल्स, इनके अलग अलग फंक्शनल रोल्स होंगे। दिस मैनेजर और द फोरमैन वाज द ओनली कॉन्टैक्ट फॉर फैक्ट्री एम्प्लॉइज। बेटा, फैक्ट्री में काम करने वाले जो एम्प्लॉइज होंगे उनका एकमात्र सहारा, एकमात्र कॉन्टैक्ट, एकमात्र टच में रहने वाला इंसान कौन होगा, फंक्शनल फोरमैन ही होगा। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, फंक्शनल फोरमैन क्या होता है। फंक्शनल फोरमैन फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन का वो सिस्टम है जिसके अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग सेपरेट फंक्शंस हैं प्रोडक्शन को लेके, एंड ये फंक्शनल फोरमैन ही वो अकेला इंसान है जो कि डायरेक्ट इंप्लॉइज से टच में रहेगा, फैक्ट्री इंप्लॉइज से टच में रहेगा। इसका काम क्या होता है, मैंने आपको बताया, एक तरफ काम होता है प्लानिंग करना और एक तरफ काम होता है प्रोडक्शन को देखते रहना। मतलब एक तरफ प्लानिंग करना है कि प्रोडक्शन कैसे होगा और दूसरी तरफ देखना है कि प्रोडक्शन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। ये बेटा चार्ट आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये चार्ट जो है, ये जो फ्लो चार्ट है, यहां पे आपको सारे फोरमैन्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला आता है आपका फैक्ट्री का मैनेजर। जैसे कि मैं कहूं कि भैया एक कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी कोई फैक्ट्री है, तो उसका कोई मैनेजर है। लेट सपोज कि भैया फैक्ट्री मैनेजर का नाम है रमेश। ठीक है, तो रमेश कौन हो गया, फैक्ट्री मैनेजर हो गए।
अब रमेश ने अपने काम को दो लोगों में डिवाइड कर दिया। एक आता है प्लानिंग इंचार्ज जो प्लानिंग करेगा प्रोडक्शन की, और दूसरा आता है प्रोडक्शन इंचार्ज जो एक्चुअल प्रोडक्शन को होते हुए देखेगा। तो मान लीजिए, चलिए नाम रख देते हैं, एक का नाम रख देते हैं लक्ष्मण और एक का नाम रख देते हैं मान लीजिए भरत। तो ये दो नाम रख दिए भाई हमने, रमेश, लक्ष्मण, भरत। तो रमेश कौन हो गया? फैक्ट्री के मैनेजर हो गए। इन्होंने अपने काम को लक्ष्मण और भरत में बांट दिया, मतलब की प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज में बांट दिया। अब देखते हैं कि भैया ये जो हरे हरे लोग हैं ये क्या करते हैं। अच्छा, ये सारे, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं हरे वाले 8 के 8, ये सारे कौन हो जाएंगे? फंक्शनल फोरमैन हो जाएंगे। MEN वाला मैन मतलब बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहला आता है प्लानिंग इंचार्ज में इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। सबसे पहला कौन है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। बेटा नाम से ही समझ में आ जाएगा, आपको समझने की थोड़ी कोशिश करिएगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, क्लर्क आप जानते हो, क्लर्क का काम क्या होता है? सब कुछ देखना, देखरेख करना, सारे सामानों को व्यवस्थित तरीके से करके रखना। यहां पे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का मतलब ये कि यही वो इंसान है जो और लोगों को इंस्ट्रक्शन देगा। इंस्ट्रक्शन कब आना है, कब जाना है, कब लंच करना है, तुम्हारा क्या काम होगा, कब छुट्टी होगी, कब आओगे, कब जाओगे, ठीक है, किसको रिपोर्ट करोगे, तुम्हारा ये फंक्शन है, यहां से पहले तुम्हें सुबह जाना है, शाम को यहां से आना है। ये सारी चीजें एम्प्लॉयज को देने वाले सारे इंस्ट्रक्शंस कौन देगा? आपका ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ही देगा। दूसरा आता है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क स्पेसिफाई करता है कि किस रूट से होके प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी। एग्जांपल के तौर पे बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बेटा पहले लोहा आएगा, फिर बाइक का फ्रेम बनेगा, टायर पड़ेगा, इंजन लगेगा, पेंट होगी, गद्दी लगेगी, एक्सीलेटर लगेगा, तब जाके गाड़ी बिकेगी। तो क्या रूट होगा आपकी फैक्ट्री में? सबसे पहले लोहा कहां पे आएगा, टायर कहां पे लगेगा, पेंट कहां पे होगा, वो पूरा रूट कौन डिसाइड करेगा? वो पूरा रूट क्लर्क नाम का इंसान, प्लानिंग इंचार्ज डिसाइड करेगा। थर्ड आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अब ये टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करता है? बेटा टाइम और कॉस्ट, नाम से ही पता लग रहा होगा, टाइम बताता है कि इस प्रोडक्शन एक्टिविटी को करने के लिए कितना समय एम्प्लॉयज को दिया जाए। 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, कितना समय दिया जाए, ये कौन बताता है? टाइम क्लर्क। अगर कॉस्ट क्लर्क की बात की जाए तो कितना खर्चा होगा इस पूरी प्रोडक्शन एक्टिविटी को करने में, वो कौन बताता है? कॉस्ट क्लर्क बताता है। चौथे पे ऊपर बात की जाए तो डिसिप्लिनेरियन चेक करता है कि भैया सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग हो, रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स का, पॉलिसीज का बेहतर तरीके से पालन हो। ये कौन चेक करता है? डिसिप्लिनेरियन चेक करता है। इधर आते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज पे। तो प्रोडक्शन इंचार्ज, ये चारों जो होते हैं ये सिर्फ प्लानिंग करते हैं। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क सिर्फ इंस्ट्रक्शन इशू करता है। रूट क्लर्क रूट बता देगा, बाकी तुम जानो। टाइम और कॉस्ट बता देंगे, बाकी तुम जानो। डिसिप्लिनेरियन डिसिप्लिन करने के लिए कहेगा, बाकी तुम जानो। अब प्रॉपर प्रोडक्शन एक्टिविटी को जज कौन करेगा, देखेगा कौन? प्रोडक्शन इंचार्ज के नीचे 4 लोग। सबसे पहला स्पीड बॉस ये चेक करेगा कि टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने जो टाइम बताया है उस स्पीड से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, जब कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी के हाथ लगता है तो कंपनी के पास एक टाइम होता है कि भाई हमें 1 साल में ये काम करना है या 2 साल में ये काम करना है। उदाहरण के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे, गवर्नमेंट जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती है कि हाँ भाई इस नदी के ऊपर बांध बनेगा, पुल बनेगा, तो उसके लिए एक टाइम डिसाइड करती है, 2 साल, 3 साल, 4 साल। बने ना बने वो एक अलग बात है। तो स्पीड बॉस का काम है स्पीड पे नजर रखना कि प्रॉपर स्पीड में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी बात, गैंग बॉस, बेटा हर ग्रुप का एक लीडर होता है। अगर मान लीजिए कि भैया गाड़ी में टायर लगाने वाले 4-5 लोग हैं, मतलब उनका ग्रुप क्या हो जाएगा? 4-5 लोगों का हो जाएगा। तो उस ग्रुप में से जो ग्रुप लीडर होगा, जो बाकी सबको देखेगा, उसे हम कहेंगे गैंग बॉस। थर्ड आता है रिपेयर बॉस। रिपेयर का है कि बेटा रिपेयर किसकी कराते हैं? रिपेयर कराते हैं मशीन्स को, मटेरियल्स को, टूल्स को, है ना। तो रिपेयर बॉस का काम यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में यूज होने वाली कोई मशीन हो, टूल हो या अदर कोई भी इक्विपमेंट हो, अगर वो खराब है तो उसको तुरंत रिपेयर करवा के लाए, बनवा के लाए। रिपेयर बॉस का काम ये। और चौथा है इंस्पेक्टर आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। इंस्पेक्टर करता क्या है? इंस्पेक्ट करता है। तो इंस्पेक्टर का काम क्या है? घूम घूम के ये देखना कि एवरीथिंग इज ऑन द राइट ट्रैक, इज ऑन द राइट प्लेस और नॉट। अगर राइट ट्रैक, राइट प्लेस पे नहीं है तो इंस्पेक्टर बताएगा प्रोडक्शन इंचार्ज को और प्रोडक्शन इंचार्ज बताएगा फैक्ट्री मैनेजर को। समझ गए? अब भैया ये सारे के सारे लिंक होते हैं किससे? वर्कमैन से। एक इंसान से लिंक होते हैं वर्कमैन से, यानी कि एम्प्लॉय से, जो लेबर है, जो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन का काम करता है, ये सारे के सारे उससे लिंक होते हैं।
समझ गए आप लोग? तो भैया ये हो गया आपका फंक्शनल फोरमैनशिप का चार्ट। मैं हट जा रहा हूं, साइड हो जा रहा हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके जी, बात करते हैं अपने नेक्स्ट टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की, और ये है बच्चों स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। देखो इस पूरी टेक्निक में यह बताया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में होने वाला कोई भी एक्टिविटी, आपको उसको करने से पहले, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। जैसे कि हर चीज का स्टैंडर्ड होना चाहिए। रॉ मटेरियल आएगा तो किस क्वालिटी का आएगा, किस साइज का आएगा। हम प्रोडक्शन करेंगे तो किस क्वालिटी का करेंगे, किस साइज का करेंगे, क्या कलर होने वाला है। टाइम का कि 1 घंटा 2 घंटा पहले से डिसाइड कर लो। कॉस्ट का कि 600-700 रुपए से ज्यादा नहीं खर्च होगा, 1000 रुपए ज्यादा नहीं खर्च होगा, 1 लाख से ज्यादा नहीं खर्च होगा, जो भी है वो पहले से डिसाइड कर लो, एक स्टैंडर्ड सेट कर लो, और उसके बाद उन स्टैंडर्ड्स को अचीव करने की कोशिश करो। जैसे बच्चा पढ़ाई बाद में करता है, पहले वो ये सोचता है कि मेरे कितने नंबर आएंगे, मेरे 90 प्लस आएंगे, मेरे 80 प्लस आएंगे। अब बच्चा अपने हिसाब से और माता पिता की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपने लिए एक टारगेट सेट कर लेता है। मान लीजिए किसी बच्चे ने टारगेट सेट कर लिया 95 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, बच्चे के लिए बेंचमार्क हो जाएगा। बेंचमार्क मतलब बच्चा बार बार देखेगा कि मेरी तैयारी 95 प्लस के लिए है या नहीं है। समझ गए? इसे कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। तो बेटा स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ही यही है कि अपने लिए बेंचमार्क सेट कर लेना, अपने लिए लिमिट सेट कर लेना कि इस लिमिट तक तो अपने को जाना ही जाना है। और यहां पे स्टैंडर्ड काम का सेट हो रहा है, वर्क का सेट हो रहा है, हर काम का सेट हो रहा है। लिखा हुआ है एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। हर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश करना। स्टैंडर्ड्स किसी भी चीज के हो सकते हैं, जैसे मैनर मतलब वो संस्कार वाले मैनर नहीं, मैनर मतलब किस मैनर में आप काम करने वाले हैं, क्या आपका प्रोसीजर होने वाला है। समय को लेके, रॉ मटेरियल की क्वालिटी को लेके, मशीन कैसी यूज हो रही है उसको लेके आप स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को लेके आप स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, प्रोसेस को लेके स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, एंड ऑपरेटिंग सिचुएशंस को लेके भी आप स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, मान लीजिए कि भैया कोई कंपनी है ऑडी, तो ऑडी ने कहा कि अब से आज से हमारी गाड़ियों में एमआरएफ के टॉप क्लास टायर लगेंगे। किसके? एमआरएफ के। तो बेटा आप खुद बताओ कि जो एमआरएफ जो हमारी कंपनी है वो रॉ मटेरियल सप्लाई करेगी, किसको सप्लाई करेगी? ऑडी को सप्लाई करेगी। रॉ मटेरियल या पार्ट कह दो। तो अब इनको पता है कि भैया हमारा स्टैंडर्ड क्या है, एमआरएफ के टॉप क्लास टायर, उसके ना नीचे ना उससे ज्यादा, हमारा स्टैंडर्ड यही है। उसके बाद आते हैं बेंचमार्क, कहते हैं विच मस्ट बी एडहेयर टू थ्रू आउट द प्रोडक्शन। इन बेंचमार्क का पालन, इन स्टैंडर्ड्स का पालन पूरे प्रोडक्शन एक्टिविटी में आपको करना चाहिए। तो सबसे भाई दूसरा हो गया, सबसे पहला हो गया आपका फंक्शनल फोरमैनशिप, दूसरा हो गया स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। थर्ड पे आते हैं बच्चों सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन बड़ा इजी सा है। मान लीजिए कि एक कंपनी है, ठीक है, और कंपनी का नाम है कुछ। अब कंपनी का काम है बिस्किट बनाना, ठीक है। तो भैया ये बहुत सारे बिस्किट बनाती है, जैसे कि मान लीजिए चॉकलेट वाला बिस्कुट, अलग अलग फ्लेवर्स का नाम लिख देता हूं, वनीला वाला बिस्कुट, स्ट्रॉबेरी वाला, ठीक है, या अदर कोई भी, या सिंपल बिस्किट, ठीक है, या कह दो भैया नमकीन वाले बिस्कुट जो खट्टे मीठे होते हैं वाले बिस्कुट। तो ये जो है 5 तरीके के बिस्किट ये हमारी कंपनी बनाती है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि यार चॉकलेट वाले तो बिक रहे हैं, वनीला वाले नहीं बिक रहे हैं, स्ट्रॉबेरी वाले बिक रहे हैं, नमकीन वाले नहीं बिक रहे हैं, सिंपल वाले भी बिक रहे हैं। तो भैया 5 में से 3 चीजें बिक रही हैं, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और सिंपल, और 2 चीजें नहीं बिक रही हैं, वनीला और नमकीन। तो भैया वनीला और नमकीन को हटाओ, एलिमिनेट करो, मत प्रोड्यूस करो अगर नहीं बिक रही हैं तो। अगर ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो जो अननेसेसरीली बना रहे हो, मार्केट में उसकी डिमांड या नीड नहीं है, उसका प्रोडक्शन अभी बंद कीजिए। यही कहता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन पॉइंट एट इरेजिंग अननेसेसरी टाइप्स, साइजेस या डायमेंशंस। समझ गए ना? आप अपने प्रोडक्ट का अलग अलग कोई साइज, कोई अलग अलग टाइप प्रोड्यूस कर रहे हो और वो मार्केट में बिक नहीं रहा है, अननेसेसरी हो रहा है, तो उसको आज ही एलिमिनेट करें। साइज का क्या मतलब है? मान लीजिए कोई शर्ट बनाने वाली या टी शर्ट बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, और ये क्या करती है, ये टी शर्ट बनाती है लोगों के लिए। तो उस केस में मान लीजिए कि भैया इनकी टी शर्ट जो है वो अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है, जैसे कि भैया आपका स्मॉल, फिर मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, ठीक है, ऐसे करके अवेलेबल है। अब इनकी जो टी शर्ट है वो ओवर साइज टी शर्ट है, सिर्फ एक्सेल, डबल एक्सेल और ट्रिपल एक्सेल वाले लोग ही उसको खरीदते हैं।
मीडियम, लार्ज और सिंपल वाले, स्मॉल वाले लोग उनको नहीं खरीदते हैं। तो ये हमारा जो टेक्निक है वो ये कहता है कि अननेसेसरी टाइप और अननेसेसरी साइज को तुरंत ही एलिमिनेट किया जाए, उनको अपने पास रखा ना जाए। सिंप्लीफिकेशन पॉइंट एट एलिमिनेटिंग अ रिडंडेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, जो आपके यूज में नहीं है उनको क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। जैसे यहां पे मैंने स्मॉल, मीडियम और लार्ज को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अच्छा, अब एलिमिनेट कर दोगे तो उससे होगा क्या, सबसे पहले आपकी मशीन की कॉस्ट बचेगी, आपकी टूल की कॉस्ट बचेगी और आपकी लेबर की कॉस्ट भी बचेगी। जब भैया बिक ही नहीं रहा तो उसको प्रोड्यूस करने में जो खर्चा हो रहा है उसको बचाओ, क्यों खर्च कर रहे हो, बचा लो। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है, इट मींस कंट्रोल्ड इन्वेंट्री, इससे आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल हो जाएगी। इन्वेंट्री बोले तो स्टॉक, सप्लाई प्रॉपर तरीके से आप दे पाएंगे और टर्नओवर भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, टर्नओवर मतलब सेल्स का जो अमाउंट होगा आपका, सेल भी बढ़ेगा। प्रॉफिट मतलब टर्नओवर नहीं होता बच्चों, टर्नओवर अलग होता है, प्रॉफिट अलग होता है। ठीक है ना, तो अब आपको समझ में आ गया कि भैया स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन और फंक्शनल फोरमैन क्या होता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टेक्निक की। सिंपल टेक्निक है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी कहती है निकाल के दिखाओ, निकाल के बताओ एक ऐसा मेथड ऑफ वन बेस्ट मेथड टू डू अ जॉब, ऐसा मेथड जिसके अलावा कोई और मेथड बेस्ट सूट ना करे पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। क्या कह रहे हो सर, समझ में नहीं आया, बताता हूं। मान लीजिए कि आपको कोई काम दिया गया, पर्टिकुलर काम दिया गया, अब आपने ट्राई किया उसको अलग अलग तरीकों से करने का, एक तरीकों में आप सक्सेसफुल हो गए, आपने वो मेथड बेस्ट मेथड माना, द वन बेस्ट वे या द वन बेस्ट मेथड टू डू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब, दैट इज नोन एज मेथड स्टडी। अब मेथड स्टडी ये कहता है कि भैया एक तरीका लाओ जो जॉब को करने का सबसे सटीक, सबसे बारीक तरीका हो, टू असर्टेन द बेस्ट वे। बेस्ट वे क्या होगा, पर्टिकुलर काम को करने का। जैसे कि, और ये पर्टिकुलर काम को करने का क्या मतलब है, रॉ मटेरियल लाने से लेकर प्रोडक्शन करने तक और डिस्ट्रीब्यूशन करने तक। लिखा हुआ है राइट फ्रॉम ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल टू प्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट टू कंज्यूमर्स। रॉ मटेरियल लाने से लेकर कंज्यूमर तक अपना सामान पहुंचाने तक जितने भी काम आपके पास हैं, उन कामों को करने का बेस्ट तरीका मार्केट में क्या है, इसको खोज के निकालो। अच्छा, टेलर ने इसके बाद असेंबली लाइन का यहां पे कंसेप्ट भी दिया था मेथड स्टडी में। मेथड स्टडी आप समझ गए, एक लाइन में समझिए, वन बेस्ट वे टू डू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब। बात करते हैं भैया नेक्स्ट टेक्निक की, जो कि है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी बात करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते लोगों को अलग अलग मूवमेंट्स करने पड़ते हैं, जैसे कि पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, लिफ्टिंग, चेंजिंग पोजीशन, सिटिंग एटसेट्रा। भैया एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो तो आप चलते भी हो, बैठते भी हो, उठते हो, सामान को इधर उधर लेके आते हो। ठीक है, इन सारे मूवमेंट्स की, इन सारे मोशंस की रिकॉर्ड करिए, रिकॉर्ड रखिए। और ये मोशंस कब होंगे, वाइल डूइंग अ कन्वेंशनल जॉब। अपना काम करते करते जो भी मोशंस आपको करने पड़ रहे हैं, जो भी आपको इधर से उधर जाना पड़ रहा है, उठना पड़ रहा है, बैठना पड़ रहा है, सामान खिसकाना पड़ रहा है, सामान लाना पड़ रहा है, वो सब रिकॉर्ड में मेंटेन होना चाहिए। और जो रैंडम मूवमेंट्स है, रैंडम मूवमेंट समझते हो, टाइम पास करने के लिए किए गए हुए मूवमेंट, उनको तुरंत एलिमिनेट करिए। मोशन स्टडी यही कहता है कि भैया पहले आप स्टडी करिए, मतलब पर्पस क्या है, पहले आपको लगा होगा सर ये क्या बता रहे हो, स्टडी क्यों करेंगे, उठना बैठना क्यों स्टडी करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि ये पता लगेगा कि जो वेस्टफुल एक्टिविटीज आप कर रहे हो, कि भैया चलो ठीक है अभी तो आप काम करने के लिए उठे थे, अब आप फर्जी उठ गए, गए 2 मिनट का काम किया, 10 मिनट चाय पी के आ रहे हैं, तो इस केस में कंपनी का पैसा, कंपनी का टाइम वेस्ट हो रहा है। अब कंपनी को पता लगाना पड़ेगा कि आप ऐसी कौन सी हरकत कर रहे हो जिससे टाइम वेस्ट हो रहा है। तो रैंडम मूवमेंट्स को तुरंत ही क्या करना है, रिड्यूस करना है, एलिमिनेट करना है, ताकि आपकी जॉब इफेक्टिवली परफॉर्म हो सके। तो मोशन स्टडी बच्चों समझ गए होंगे। बात करते हैं टाइम स्टडी की। टाइम स्टडी बड़ा ही आसान है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए कितना समय आपको लगेगा। कन्वेंशनल टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वेल डिफाइंड जॉब। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम सेट कर लीजिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। जैसे मैं कहूं कि ये पूरी क्लास को लेने में मुझे 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, आधे घंटे ज्यादा मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आधे घंटे में सफिशिएंटली बच्चों को समझ में आ जाएगा। तो मेरा स्टैंडर्ड टाइम क्या है, आधा घंटा मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं जाऊंगा। तो टाइम स्टडी क्या कहता है, द स्टैंडर्ड टाइम सेट फॉर द एंटायरिटी ऑफ द टास्क बाय टेकिंग डिफरेंट रीडिंग। आपको क्या करना है, एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करना है अपने पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अच्छा, एक काम को कितनी बार करना है, मतलब फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर भी टाइम डिसाइड होगा। ठीक है,
द कोर्स ऑफ टाइम स्टडी विल रिलाई अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम ऑफ द टास्क, और वो काम कितना बड़ा है, ठीक है। मतलब ये मैं दिखा रहा हूं सबसे छोटा काम, ये थोड़ा और बड़ा काम, ये थोड़ा और बड़ा काम, इसके हिसाब से भी टाइम डिसाइड होगा, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से और काम का लोड कितना है इसके हिसाब से टाइम डिसाइड हो तो अच्छा है, ऐसा एफडब्ल्यू टेलर कह रहे हैं। नेक्स्ट है आपका बच्चों फटीग स्टडी। फटीग स्टडी का मतलब होता है, देखिए जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका शरीर थके ना थके, मान लीजिए आप कहीं बैठे हुए हैं, स्कूल में हैं आप, स्कूल में आप बैठे हुए हो, अपनी चेयर पे, अपने डेस्क पे बैठे हुए हो, बेंच पे बैठे हुए हो, और टीचर आपको आ रहा है पढ़ा रहा है, टीचर खड़ा है बट आप बैठ के आराम से पढ़ रहे हो, तो क्या आप थकते नहीं हो? बिल्कुल थक जाते हो, है ना। तो एक पर्टिकुलर काम को करने में थकान तो लगेगी ही लगेगी। फटीग स्टडी बात करता है कि भैया पहचानो कि कितना रेस्ट इंटरवल लोगों को चाहिए, और अगर लोग उससे ज्यादा रेस्ट ले रहे हैं जितना नीडेड है तो ज्यादा को हटाओ, क्योंकि वो कंपनी का टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पता चला जब देखो रेस्ट ही करते रहते हैं, कितना थक जाते हो भैया, काम तो कर लो, तुम तो सुबह आते ही रेस्ट करने लगे। जैसे आपने देखा होगा बैंकों में जाते होंगे, 10 बजे भी जाइए तो कहते हैं हम चाय पीने जा रहे हैं। अरे भैया अभी तो तुम आए हो घर से, अभी तुम कह रहे हो कि अभी हमारा चाय पीने का टाइम हो गया, फिर 12 बजे जाओ तो उनका लंच चालू हो जाता है, 2 बजे तक लंच करते रहते हैं, 4 बजे छुट्टी जयराम जी की, ठीक है। तो भैया ये जानना जरूरी है कि कितना इंटरवल चाहिए हमारे एम्प्लॉइज को वाइल डूइंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब या वाइल वर्किंग। एक पर्सन को, शुरू से शुरू करते हैं, एक पर्सन को थकान होना लाजमी है, फील टायर्ड मेंटली एंड फिजिकली, मेंटली और फिजिकली थकान लगना बहुत ही लाजमी है। लेकिन अगर उसको रेस्ट दिया जाए तो एक बंदा अपनी वाइटैलिटी मतलब अपनी एनर्जी को रिस्टोर या रिकवर कर सकता है, एंड वो अगेन सेम कैपेसिटी से काम कर सकता है। मतलब रेस्ट ले लेके काम करने से कैपेसिटी बनी रहेगी, आपका स्टैमिना बना रहेगा, और काम करने के जो वाइटैलिटी है, जो एनर्जी है जो लगेगी, वो भी बनी रहेगी, जिससे क्या होगा, रिजल्ट इंप्रूव होंगे, है ना। तो अब एक कंपनी को पता लगाना चाहिए कि कितना रेस्ट लोगों को दिया जाए, अमाउंट एंड रेगुलरिटी ऑफ रेस्ट इंटरवल इन अकॉम्प्लिशिंग अ टास्क। एक टास्क को परफॉर्म करते समय कितना रेस्ट लोगों को चाहिए। पहली लाइन में लिखा है कि थकान लगना लाजमी है, ठीक है। दूसरी लाइन में लिखा है कि अगर रेस्ट मिलेंगे तो वाइटैलिटी बनी रहेगी। तीसरी लाइन में लिखा है कि भैया पोटेंसी इंप्रूव होगी, और चौथी लाइन में लिखा है कि फटीग स्टडी ये बताता है कि कितना इंटरवल चाहिए, कितना रेस्ट लोगों को चाहिए काम करते समय, ये बता दो। जरूरी है ना। अब ये सारे टेक्निक्स आपको पढ़ के बच्चों पता लग रहा होगा कि ये सारी चीजें जानना कितना जरूरी है, जैसे टाइम कितना लगेगा, मेथड क्या होने वाला है, मोशन क्या होंगे, फटीग स्टडी क्या होती है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, फंक्शनल फोरमैन क्या होता है, एंड ये क्यों जरूरी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है भाई, चलो दो हमारी टेक्निक्स और बची हुई हैं, फटाफट से इनको देख लेते हैं। सबसे पहला आता है डिफरेंशियल वेज सिस्टम या डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ये सिस्टम कहता है कि जो अच्छे से काम कर रहा है, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, उसको ज्यादा पैसे दो, और जिसकी एफिशिएंसी कम है उसको कम पैसे दो। बहुत सिंपल सी बात है। डिफरेंशियल वेज सिस्टम कहा जा रहा है कि टेलर बिलीव्ड दैट द वर्कर्स शुड बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिशिएंसी। वर्कर्स को उनकी एफिशिएंसी के बेसिस पे पैसा मिलना चाहिए। अगर किसी की एफिशिएंसी ज्यादा है तो उसको पैसे भी ज्यादा मिलने चाहिए, और अगर किसी की एफिशिएंसी कम है तो उसको पैसे भी कम मिलने चाहिए। ठीक है, फिर उसको पैसे भी ज्यादा नहीं मिलने चाहिए। मतलब जो ज्यादा मेहनत से काम कर रहा है उसको ज्यादा पैसा दो, जो कम मेहनत से काम कर रहा है उसको कम पैसा दो। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि जो कम मेहनत से काम कर रहा है उसके अंदर भी मोटिवेशन आएगी, यार मेरे को भी ज्यादा पैसे चाहिए तो चलो अच्छे से काम करते हैं। उसका मतलब उसके पीछे का जो रीजन है वो ये लिखा हुआ है, वर्कर्स हु एक्सीड द स्टैंडर्ड आउटपुट। ऐसा वर्कर जिसने आउटपुट को भी एक्सीड कर दिया है प्रोडक्शन के मामले में, टारगेट अचीव करने के मामले में, ठीक है, उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, हाई रेट। और ऐसा वर्कर जिसने टारगेट अचीव ही ना किया हो, लो रेट पे उसको पैसा मिलना चाहिए। ऐसा वर्कर जिसने टारगेट अचीव कर लिया और टारगेट से भी आगे बढ़ गया हो तो उसको हाई रेट पे पैसा मिलना चाहिए। और जिसने बहुत कम एफिशिएंसी दिखाई है, लो रेट पे काम किया है, टारगेट भी अचीव नहीं किया है, उसको कम पैसे में भी आप दे सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होगा, जो कम पैसा कमा रहा है वो कहेगा कि यार मुझे उसके जितना पैसा कमाना है तो चलो मैं भी अपना काम शुरू करता हूं, मैं भी अपने ऊपर वर्क करता हूं एंड पैसा कमाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जो जिसको ऑलरेडी मिल रहा है वो और ज्यादा मेहनत करेगा और ज्यादा कमाने के लिए, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है कि भैया किसी को पूरा तो पड़ेगा नहीं कभी। तो जिसको मतलब जिसके पास 10 रुपए हैं उसको 100 चाहिए, जिसके पास 100 है उसको 1000, जिसके पास 1000 है उसको लाख, और जिसके पास लाख है उसको करोड़। ठीक है, ये हो गया भाई। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट इज मेंटल रिवॉल्यूशन। यहां पे क्या बात करने वाले हैं, यहां पे बात करने वाले हैं एफडब्ल्यू टेलर
किसके बारे में? लोगों की सोच को बदलने के बारे में। ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग, रिफॉर्म देयर थिंकिंग, रिवोल्यूशनाइज देयर थिंकिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एटीट्यूड। लोगों को अपना नेगेटिव एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा और पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा एक फैक्ट्री में काम करते करते। मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा कि वर्कर जरूरी हैं, एंड वर्कर्स को समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट है तो हम हैं, मैनेजमेंट नहीं तो हम नहीं। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट ऑफ एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टुवर्ड्स ईच अदर। कि भैया वर्कर्स और मैनेजमेंट का एक दूसरे के प्रति एटीट्यूड बदल रहा है। दोनों को एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी एंड वैल्यू देना पड़ेगा एक दूसरे को। कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा और कोऑपरेशन करना पड़ेगा, एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। लास्ट लाइन, द एम ऑफ बोथ शुड बी इंप्रूव एंड बूस्ट द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और दोनों का ही, मैनेजमेंट हो चाहे वर्कर हो, दोनों का मेन एम क्या है? ऑब्जेक्टिव्स अचीव करवाना। तो मेंटल इवोल्यूशन इसके बारे में बात करता है। ठीक है जी, चलिए एक बार थैंक यू वेरी मच सारे बच्चों को सेशन देखने के लिए, सेशन ज्वाइन करने के लिए। आई होप कि आपको टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट की ये जो क्लास है ये बहुत काम आएगी, अच्छी लगी होगी। इसके पहले मैं आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं एंड उसके भी पहले मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ा चुका हूं। तो तीनों वीडियो आपके सेकंड चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।